दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ा सवाल यह है कि बाजार में हाहाकार मच रहा है या वाकई में सरकार अपनी पीठ ऐसे थपथपा रही है जिसमें उसने बहुत बड़े काम कर दिए हों। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी। सरकार पर कई कड़े सवाल उठाते हैं, बिल्कुल जिसे कहें कि ट्रांसपेरेंट सारी बातों को लाकर सामने रख देते हैं। उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस वक्त बाजार की हालत है और क्या होने वाली है, क्योंकि विदेशों में कई जगह पर रिसेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रिसेशन का मतलब है एक ऐसा दौर जहां पर नौकरी जाने लगती है, सैलरी में कटौती होने लगती है, कंपनियां घाटे में जाने लगती हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो सरकार इसे कैसे निपटे। इससे पहले बहुत भयंकर एक रिसेशन का दौर आया था, वो 2008-2007 के आसपास का था। उस वक्त में मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और इससे पहले वो इससे ऐसे हालातों को निपटने के लिए क्योंकि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट वो जाने जाते थे, और इससे पहले वो नरसिम्हा राव के साथ काम कर चुके थे बतौर वित्त मंत्री। तो ऐसी परिस्थितियों में उनको ये मालूम था कि कैसे परिस्थिति संभालनी है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था, लेकिन भारत में रिसेशन का जो दौर था उसने बहुत बहुत कम नुकसान किया था, ज्यादा नहीं किया था। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि एक पैरेलल इकोनॉमी चलती थी हमारे देश में, जिसमें यह कहा जाता है कि घर में लोग जो है वो अपना पैसा इकट्ठा थोड़ा करके रखते थे, घर की महिलाएं इकट्ठा करके रखती थी, गहने रखती थी। अब गहना भी बहुत महंगा हो चुका है, और वहीं पर दूसरी तरफ घर की भी जो बचत वाली इकट्ठे जो पैसे रखने वाली जो एक आदत थी वो भी काफी हद तक अब निपट चुकी है, क्योंकि नोटबंदी के बाद लोगों ने ऐसी सोच को थोड़ा सा कम ही कर दिया और लोग अकाउंट पर चले गए, पेटीएम पर चले गए, डायरेक्ट अपने अकाउंटेंसी से काम कर रहे हैं। अगर कुछ भी होता है तो इस बार हालात ज्यादा क्या खराब हो सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी से। सर, ये यहाँ पे एप्स्टीन फाइल की बात करें या फिर यहाँ पर देश अभी क्योंकि जिस तरह की आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि नरेंद्र मोदी चौतरफा मतलब अलग अलग तरह के बड़े चैलेंजेस के साथ बुरी तरह घिर चुके हैं। जी। अब उसमें एक बड़ा चैलेंज ये वाला है कि आर्थिक परिस्थितियों की अगर जिक्र किया जाए, हुँ, बाहर कुछ कंट्रीज में ऐसी सिचुएशन शुरू हो गई, जैसे एक प्रिडिक्टेड रिसेशन की बात की जा रही थी, अब हुँ, उसकी शुरुआत हो रही है। और यहाँ हुँ, हम कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारा रुपया बहुत बुरी तरह से लुढ़क चुका है। ये परिस्थिति हुँ, है। हुँ। तो ये इतने इस तरह के जो ड्रीम है वो कितने लोग कब तक इसको, जिसे कहते हैं ना, आंखें मूंद करके लगातार कब तक ही देख सकते हैं। मतलब आदमी एक दिन तो जगेगा ना, उस दिन तो परिस्थिति दिखेगी, लेकिन अभी भी कई लोगों के लिए शायद वो परिस्थिति सूर्य उदय नहीं हो रहा है। उसकी क्या वजह लगती है सर? पता नहीं, मैं तो आज आईएनएस गया था। आश्चर्य, बहुत सालों बाद ऐसा मौका लगा कि मैं आईएनएस से गुजरा, तो कोई पुराने चेहरे तो मिले नहीं। एक आध फोटोग्राफर वगैरह उस जमाने के दिखे, वो पहचान गए तो आए, बात-वात हो रही थी। तो एक ही चीज़ बताई उन्होंने कि सर तनख्वाहें आधी हो गई हैं। बड़े-बड़े अखबारों में लोगों की तनख्वाहें आधी हो गई हैं। बहुत से लोगों से इस्तीफे ले लिए गए हैं, संख्या घटाई गई है, तनख्वाहें कम हो गई हैं। प्रिंट में हाहाकार है, चूँकि रेवेन्यू शिफ्ट हुआ था टेलीविज़न में, अब टेलीविज़न से हो रहा है डिजिटल में शिफ्ट। पिछले 2 सालों से डिजिटल का रेवेन्यू टेलीविज़न से आगे निकल चुका है। तो आप ये समझिए कि सब जगह वो लोग जो देश की खुशहाली के लिए प्रधानमंत्री या इस सरकार के पक्ष में झूठ बोलते हैं, खुद उनकी तनख्वाहें आधी हो गई हैं या नौकरियाँ चली गई हैं। तो ये रियलिटी से कितना दूर है हम सब। और सबसे बुरा ये कर रहे हैं कि जो समाज की रियलिटी है वो भी नहीं बता रहे हैं। वो भी हम झूठ बता रहे हैं। सरकार की तरफ से उन लोगों को जो कष्ट में जा रहे हैं, उनके सामने झूठ बोल रहे हैं। ये इसी तरह की बात है। तो ये जो परिस्थिति है, ये तो बहुत शर्मनाक है। जैसा गोपीनाथ ने कहा था, जो आईएमएफ में कर चुकी हैं, हार्वर्ड की प्रोफ़ेसर, आईएमएफ में वाइस प्रेज़िडेंट या क्या थीं। तो उन्होंने कहा ही था कि साहब आप बार-बार ये 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, या तीसरे या चौथी पोज़ीशन की। अरे आपका 141वां नंबर है जीडीपी के रेशियो में दुनिया में, 141। आपकी तो बहुत कठिनाई है। आपके यहाँ लोग जो हैं, आधी आबादी सब सहारन अफ्रीका से नीचे है। आपका पॉल्यूशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका एक शहर भी रहने लायक नहीं है। और आपके यहाँ पानी गंदा है, लोगों को कठिनाई है। आपके तो इश्यूज़ बड़े हैं। आप ये सब क्या कहते रहते हैं? तो हमारे यही दावोस में उसने कह दिया तो सबके चेहरे उतर गए थे। वो तो आज तक वाली मैडम थी, वो उन्होंने ये
लॉलीपॉप फेंका था चौथी अर्थव्यवस्था का, सोचा कि गोपीनाथ कुछ कह देगी तो फिर उसको दिन भर चलाएंगे कि देखो आईएमएफ ने भी कहा भारत चौथी अर्थव्यवस्था, और उसने रियलिटी बाइट सामने कर दी तो फिर गोल हो गए। तो यही हमारी सच्चाई है। जी। सर यहाँ पे क्योंकि अभी तमाम तरह की इन परिस्थितियों में ये देखने को मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने नितिन नवीन को जिस तरह से अनाउंस किया, फिर उसके बाद में उनको हाथ पकड़ के जिम्मेदारी बताई जा रही है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं लोगों के पास को इनको माननीय कहकर बुलाया जाए, इनको नाम से कोई नहीं बुलाएगा, तमाम चीजें हैं। इसके बावजूद अब क्या हो रही है परिस्थिति की बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है जो 50 साल के हैं या 50 के ऊपर 60 के बीच में जा रहे हैं या 60 टच कर रहे हैं या 60-65 के हो गए, वो सोच रहे हैं कि अब उनका तो करियर खत्म है, क्योंकि अब तो ये 45 साल पर अगर अध्यक्ष को ला करके अचानक किसी व्यक्ति को बिठाया जाता है तो यहाँ पर अंदर ही अंदर एक सप्रेशन शुरू हो जाता है, जो कि बहुत आप खुद ये इतनी सारी चीजें जब होती हैं, इस तरह के माहौल बनते हैं तो आपके विरोध में एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। अभी लोगों के जहन से वो चीजें चल रही हैं क्योंकि अभी तक तो मोदी जी के करीबी जो नेता थे, मंत्रियों को इंक्लूड कर लिया जाए, तो वो भी सोच रहे थे कहीं हमारा नंबर लगेगा, उनका भी नंबर नहीं लगा और उनसे नीचे के व्यक्ति को लाके बैठा दिया। अभी तक लोग लालकृष्ण आडवाणी और उनको सोचते थे, बाकी कुछ नेताओं को कि देखिए इनको किनारे लगाए, जब ये किनारे लगे तो ये परिस्थिति हो गई। पॉइंट ये है कि आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी अब एक अजीब सी परिस्थिति से पार्टी में घिरते जा रहे हैं? क्या पार्टी कब तक इस ब्रांड और सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट करती रहेगी कि हाँ ठीक है, मोदी जी ने कहा तो कुछ भी गलत नहीं है? अभी तो उन्होंने ऐसा कंट्रोल कर रखा है कि ये सही है जैसा आप कह रही हैं, ऐसा बहुत सारे लोग मैं तो बहुत प्राइवी नहीं हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात होती है। इस तरह की बात बहुत जगहों से आती है, लेकिन पार्टी वो जिस तरह की है और जिस तरह का उनका एक उनके पीछे एक आरएसएस नाम का भी संगठन है, वो भी काम करता रहता है। फिर ये सब लोगों की जासूसी भी करते हैं। फिर ये डिवीज़न के फ़ायदे वहाँ भी उठाते हैं। और दूसरे ये सब लोग अगर बीजेपी में आज हैं, और ये फैक्ट्स ऐसा तो है नहीं कि हमको आपको पता है, इनको नहीं पता है। तो इसके बावजूद अगर ये समर्थन कर रहे हैं, जब आप देखते हैं कि इनके ज़्यादातर सांसद जो हैं, पिछड़ी जातियों से आए हुए हैं। अभी यूजीसी वाले सवाल पर इनमें से किसी की कोई आवाज़ निकली? वो तो आप जो सवाल उठा रही हो तो ज़्यादा कमज़ोर है। ये सवाल तो उनके समाज का था। ये सवाल तो उनके साथ सीधे-सीधे हकमारी का था। लेकिन आपने कभी किसी को एक ज़रा भी सही गलत कहते हुए देखा? तो ये बहुत दूसरी तरह के लोग हैं, जब यहाँ तक चले आते हैं, तो उसमें दूसरी चीज़ें एक्चुअली वर्क कर रही होती हैं। तो इसलिए अभी बहुत ऐसी कोई उम्मीद इनमें करें कि कोई इनमें आपस में इससे अड़चन आएगी या कोई विरोध पैदा होगा, थोड़ी दूर की कौड़ी है। अभी ये चीज़ ऐसे काफ़ी देर तक चलेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।